अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, व्हिच इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जिसको हमने आज जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। हमारे पास कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, उन दोनों सेल के ऊपर आपको सबसे ऊपर आउटर मोस्ट एक लिविंग बाउंड्री मिलेगी और उसी आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, या उसी का ही दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम डायग्राम से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक सेल है, ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है ये इसकी क्या है, ये इसकी आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। और इसी बाउंड्री को जो है बेटा हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देंगे। अब वो प्रोकैरियोटिक सेल की भी हो सकती है या यूकैरियोटिक सेल की भी हो सकती है, ठीक है। सबसे बुनियादी जो फंक्शन होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल ये अगर एक सेल है और ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, अंदर वाला, तो बाहर वाला माहौल कौन सा होगा, एक्सटर्नल। तो सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल माहौल को जो सेपरेट करके रखती है ना, जो लेयर, जो बाउंड्री, उस सेपरेट की हुई बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये इसका बुनियादी बेसिक सा फंक्शन है। उसके बाद हम जरा सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किन किन केमिकल से जो है वो मिलकर बना हुआ है, या इसकी ऑल ओवर किन चीजों से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विथ प्रोटीन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मैंने बनाया है, एक लेयर ये है और एक ये लेयर क्या है, ये वाली है। ये दोनों लेयर फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है। और आपको पता है जब दो लेयर की हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई लेयर, क्योंकि बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमें बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मिलेंगे विथ प्रोटीन्स, और ये आप जो देख रहे हैं रेड और ब्लू कलर में, ये इसके अंदर क्या होती है, अलग अलग प्रोटीन्स लगी भी होती है, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के पास डिफरेंट तरह के लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स यानी ऑयली चीजें, ठीक है। जैसे कि दो तरह के लिपिड्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है स्टीरोल। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको अगर एनिमल सेल में देखें तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी 50% तकरीबन जो है होते हैं वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और अगर कोलेस्ट्रॉल हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी देयर इज नो कोलेस्ट्रॉल इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है बेटा। एंड इसके अलावा जनरली हम किसी भी प्लांट सेल को देखें तो उसके अंदर क्या होगा, 50% आपको लिपिड्स मिलेंगे एंड 50% इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में भी देखें आपको प्रोटीन और लिपिड्स ही दिख रहे हैं, कोई तीसरी चीज इसके अंदर नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास जो होते हैं वो दो मॉलिक्यूल साथ में मिल जाते हैं, दो मॉलिक्यूल साथ में, जैसे कि अब ये है ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटीन भी है, ग्लूकोज भी है। सिमिलरली यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर ग्लूकोज भी है और लिपिड्स भी है। तो याद रखिएगा जब भी दो मॉलिक्यूल साथ में आ जाएं तो हम उनको कहते हैं दीज आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके पूरे के पूरे केमिकल कंपोजिशन के अंदर 5 से 10% ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अच्छा, अब हुआ यह था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है वो साइंटिस्ट आए थे, और हर साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग एक तरीके से समझाया था। किसी ने बोला था कि इसका स्ट्रक्चर जो है एक सैंडविच की तरह होता है, जिस तरीके से हमारे पास सैंडविच के अंदर दो ब्रेड होते हैं और बीच में हम कोई भी अपनी मर्जी का जो है वो मटेरियल डालते हैं खाने के लिए। कुछ साइंटिस्ट ने इस तरीके से इस मॉडल को जो है वो पेश किया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल आया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास जो आया था वो आया था 1972 में। हमारे पास यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिंगर एंड दूसरे का नाम था निकोलसन। अब इन सिंगर और निकोलसन ने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बयान करते हुए सेल मेम्ब्रेन को समझाया था, और क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने हमें बताए थे वो हमने यहाँ पे लिखे। सबसे पहला पॉइंट उनका उनका ये था कि भाई ये जो हमारे पास लिपिड होते हैं ना, लिपिड्स, ठीक है, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो फ्लूइड स्टेट में होंगे, यानी वो क्या कर सकते हैं, वो रोटेट भी कर सकेंगे, वो ट्रांसलेट एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, या वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इसके साथ प्रोटीन भी जुड़ी हुई होती है, तो ये हमने ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इसके साथ प्रोटीन भी होती है। उसके बाद वो कहता है लाइक आइसबर्ग्स इन द सी, वो कहता है कुछ प्रोटीन्स इस तरीके से लगी हुई होती है जिस तरह हमारे पास समुद्र में जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो बर्फीली पहाड़ियां भी हम जिसको कहते हैं, वो पूरे समुद्र के बीचों बीच जो है वो लगी हुई होती है। ठीक है, इस तरीके से वो कह रहा है कि प्रोटीन इसके अंदर लगी हुई है, तो डेफिनेटली यही बात होता है। इसके अंदर जो ये वाली प्रोटीन है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दोनों लेयर के आर पार इंटीग्रेट कर गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी हिस्से हैं, हिस्सों से मुराद के जितने भी अलग अलग तरह के प्रोटीन है, वो सारे के सारे मोबाइल फेज में होते हैं। मोबाइल फेज यानी मूवेबल फेज, जिसके अंदर हरकत हो पाए, जिसके अंदर मोशन हो पाए, एंड एंगेज इन वेरियस इंटरेक्शन, और वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी इसके अंदर इसके कंपोनेंट है, वो जितने भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वो दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो वो ट्रांजिएंट तरीके से ले सकते हैं, यानी आर्जी तरीके से। ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए गए, अपना काम वगैरह करके दोबारा वापस आ गए। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सेमी परमानेंट, यानी एक लंबे अरसे तक किसी केमिकल रिएक्शन में अपना काम करते रहना, वहां पर पड़े रहना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो है आपने जहन में रखने अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब जरा इधर आ जाएं। यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर क्या होती है, दो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की। एक लेयर ये नीचे वाली है और एक लेयर ये ऊपर वाली है, और दोनों को मिला के हम कहते हैं बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्या कहते हैं, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, अच्छा इनमें से अगर एक फॉस्फोलिपिड को मैं बाहर निकालूं इस तरह से, तो याद रखिएगा एक फॉस्फोलिपिड के दो हिस्से होते हैं, एक उसका हेड होता है और एक उसका क्या होता है, टेल होता है, इस तरह से। अब फॉस्फोलिपिड का हमारे पास जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लवर, और इसका जो टेल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक यानी जिसको पानी से नफरत हो, जो पानी से क्या जाए, दूर जाए। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। एंड उसके अलावा ये पूरी की पूरी जो बाय लेयर ऑफ लिपिड है ना, इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन ऐसा होगा जो दोनों लेयर के आर पार जाएगा, इस तरह से जो मैंने रेड में बनाया है। अब इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोटीन को हम कहते हैं हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन। नीचे मैंने पूरा टॉपिक बनाया, मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरे जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ ऊपर की जानिब या जो है आप कह सकते हो कि नीचे वाली मेम्ब्रेन की जानिब लगे हुए होते हैं, यानी कि पेरिफेरी में लगे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के आर पार नहीं होते। देखिए जैसे यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो एक तो प्रोटीन होगा जो इस तरीके से दोनों मेम्ब्रेन के आर पार चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रेड वाला बनाया है। और एक प्रोटीन ऐसा होगा जो सिर्फ थोड़ा सा पेरिफेरी में यहाँ पे ऐसे ऐसे अटका हुआ होगा, और वो प्रोटीन मैंने ये कौन सा रेड वाला बनाया है। अब बाकी जो मैंने इस तरह से जो एक चेन की फॉर्म में प्रोटीन बनाए बेटा, ये अगेन हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है। मैंने आपको क्या बताया था, इधर आ जाए इस पॉइंट में, मैंने आपको बताया था कि इसकी केमिकल कंपोजिशन में जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड वो भी 5 से 10% होते हैं। तो इसीलिए इसके स्ट्रक्चर में हमने ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स क्या किए हैं, बनाए हैं, ताकि ये इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। बस ये 3-4 चीजें आपने इसके स्ट्रक्चर की याद रखनी है कि बाय लेयर होती है प्रोटीन, एक पूरी इंटीग्रेटेड होती है, एक पेरिफेरी में होती है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, और इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये कुछ चीजें आपने इसके स्ट्रक्चर में याद रखनी है। अब उसके अलावा हमने एक अगला छोटा सा टॉपिक बनाया, और इस टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक का नाम है कि प्रोटीन्स विद बायलेयर, जो कि होती है दो ग्रुप्स की, दोनों बायलेयर के बीच में दो प्रोटीन लगी हुई है, एक ये वाली प्रोटीन और एक ये वाली प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन जो होती हैं वो दो ग्रुप्स में इसको आप डिफाइन कर सकते हो। पहले ग्रुप का नाम है इंटीग्रल प्रोटीन, या इसी के लिए दूसरा एक वर्ड यूज होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये जो पूरी की पूरी दोनों को आर पार जो कर रही है उसी की बात हो रही है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक जो है प्रोटीन हम इसको कहते हैं। ठीक है,
असल में ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना, ये पूरा एक चैनल प्रोवाइड करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है। किसका रास्ता? हमने लिखा है कि कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कुछ आयंस, तो आयंस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से इंट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर दाखिल हो जाएं, इसके लिए क्या करते हैं, प्रोटीन पूरा का पूरा ये रास्ता बना लेते हैं। अब यहाँ पे दो अभी मैंने नाम लिए हैं, नाम को समझ लो। हमारे पास एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, और एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। याद रखिएगा, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, तो सेल के अंदर वाली जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, और सेल के बाहर वाली जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। फॉर एन एग्जांपल, हम वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस की बात करें तो हम ये कहते हैं कि पहले ये जो आयन थे, ये आयन बाहर वाले सेल के बाहर थे, सेल के बाहर यानी कहाँ पर थे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में थे। तो इस प्रोटीन ने इसको एक चैनल दिया, एक रास्ता दिया, अब वो आयंस यहाँ पे आ गए, और अब वो किस रीजन में आ गए, अब वो आ गए सेल के अंदर, यानी कि वो आ गए इंट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीजें काम करती हैं। दूसरा हमारे पास जो इसका ग्रुप है वो है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्या पजेस करता है, मतलब इस प्रोटीन के पास कौन सी चीजें होती हैं, तो इस प्रोटीन के पास भी कुछ हमारे पास ग्लाइकोल कुछ हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि लिपोप्रोटीन और जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अच्छा, ये जो इसके पास प्रोटीन, ये जो इसके पास मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ये बिल्कुल एक साइड चेन में जो है वो मौजूद होते हैं, इस तरह से, जिस तरीके से एक मोज़ेक जो है वो फ्लोट कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या होते हैं, पूरे चेन में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इन दो डायग्राम्स को अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखो, ये मैंने दो लाइनें इसलिए बनाई है बिकॉज दीज आर द बाई लेयर। एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। और इंटीग्रल प्रोटीन क्या कर रहा है, दोनों को आर पार कर रहा है। यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, क्या हो गया, बाई लेयर। लेकिन इस बार जो प्रोटीन है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से, यानी कि पेरिफेरी में ऊपर वाली साइड जो है, उसने अभी तक इस दोनों लेयर को क्या नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन को अगर छोटी क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ये लिख दें कि भाई साइटोप्लाज्म को जो प्रोटेक्ट करती है वो सेल मेम्ब्रेन है, वो चल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये फर्स्ट ईयर क्लास है तो यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो हमने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उन सबको जो है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखें फॉर एन एग्जांपल, ये एक पूरा सेल है और ये इसका बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जितना भी मटेरियल होता है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ये आपको पता होगा। तो इस पूरे साइटोप्लाज्म की हिफाजत करना किसका काम होता है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म की हिफाजत क्यों की जा रही है, टू रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन होती है, अब कोई भी मटेरियल इसके अंदर आ रहा है तो सेल मेम्ब्रेन से वो मटेरियल क्या होगा, वो मटेरियल चेक होकर फिर इसके अंदर जाएगा। ऐसे ही नहीं है कि जो भी चीज आई वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से होकर सेल के अंदर चली गई, ऐसा नहीं होता। जो भी मटेरियल्स होते हैं सेल की मेम्ब्रेन उसको चेक करती है, उसके बाद वो सेल के अंदर एंटर होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि भाई सेल के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो पीएच है, जो आयनिक कंपोजिशन है, ठीक है, वो सारी की सारी अंदर मेंटेन रहे। अगर ऐसा कोई मटेरियल सेल के अंदर आ गया जिसने उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बिगाड़ दिया तो ऑल ओवर पूरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होता है, जो भी बाहर की चीज आएगी उसको देख के उसको जो है वो पूरा एनालाइज करके उसके बाद ही इंटर होने देगी, और वो भी सिर्फ कुछ चीजों को। ठीक है बेटा। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे एक रिसेप्टर के तौर पे भी काम कर रही है। ठीक है, एक चैनल के तौर पे भी काम कर रही है। जब हमने पीछे पढ़ा तो एक जो बड़े वाला प्रोटीन था वो एक चैनल प्रोवाइड कर रहा था, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा था। इसी तरीके से ये एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, ये एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं, और हमारे पास ये फ्लूइडिटी को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये चार पांच इसके जो है ये काम है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहते हैं कि भाई लिपिड की जो बाइलेयर होती है ना वो कंट्रोल करती है फ्लूइडिटी को, और कैसे कंट्रोल करेगी, इन वेरिएबल टेम्परेचर। आपको पता है हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता हमारी बॉडी का, वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है,
तो अब जो लिपिड की बाइलेयर है वो क्या करेगी, फ्लूइडिटी को, किसकी फ्लूइडिटी, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या करेगी, उसको जो है वो बरकरार रखेगी। उसके लिए क्या होगा, कभी फैटी एसिड को इसको कम करना पड़ेगा, कभी फैटी एसिड को इसको ज्यादा करना पड़ेगा। जब ये फैटी एसिड को कम या ज्यादा करेंगे तो ये इसका जो फ्लूइडिटी है ये क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू पास, ये सिर्फ कुछ चीजों को जो है वो अलाउ करने देती है। क्यों करने देती है मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, हमारे पास कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंजाइम के तौर पर भी काम करती है, जैसे कि एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम एटीपी बनवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कुछ दूसरे हमारे पास प्रोटीन होते हैं वो एक एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि हमारे आरबीसी के ऊपर जो आरएच प्रोटीन होता है वो एक एंटीजन के तौर पे काम करता है। यही चीज हमने ऊपर भी लिखी है, देखो यहाँ पे, कि ये कभी कभी एंटीजन के तौर पे भी क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन काम करती है। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाए इस साइड पे, तो यहाँ पे हमारे दो और जो है वो सब टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक हमारे पास है कि भाई सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या है, सेल के साथ जब उसको क्या करनी हो, इंटरेक्शन करनी हो, या सेल की इंटरेक्शन उसके एनवायरनमेंट के साथ करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे असल में ट्रांसपोर्ट होती है दो तरह की, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी शामिल नहीं होती, जबकि इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होती है, एटीपी शामिल होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, ए से एक्टिव, ए से एटीपी शामिल होती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फिर दो मेथड आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट करने के। एक मेथड है हमारे पास ये वाला, डिफ्यूजन, और दूसरा मेथड है हमारे पास ये वाला, ओस्मोसिस। देखो, अगर चाहे वो डिफ्यूजन हो चाहे वो ऑस्मोसिस हो, दोनों में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ज्यादा से कम की तरफ, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। देखिए, ये बीच में हमने एक लाइन बनाई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा है, अब ज्यादा वाले मॉलिक्यूल्स कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दिस इज द हायर कंसंट्रेशन एंड दिस वन इज द लोअर कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा ये बात कि डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, हमेशा मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है, ऑस्मोसिस हमेशा वाटर की होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं, जबकि डिफ्यूजन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स भी आते हैं डिफ्यूजन के अंदर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे एटीपी का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे एटीपी इस्तेमाल क्यों हो रही है, यहाँ पे एटीपी इसलिए इस्तेमाल हो रही है क्योंकि चीजें लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं। जब एक चीज नीचे है लोअर कंडीशन में, वहां से आप हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएंगे तो वहां पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी आपकी एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि सेल के अंदर जब भी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब भी कोई मटेरियल आता है या सेल मेम्ब्रेन से कोई मटेरियल एग्जिट करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनटेक करना, अंदर लेना किसी चीज को। ठीक है, देखिए ये एक सेल है और ये जो हमने बनाई है बाहर, ये हमें पता है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल जब सेल के अंदर आना चाहता है तो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और ये मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चला जाता है। जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर चला जाए उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो मटेरियल इसके अंदर जा रहा है ना, ये मटेरियल दो तरह का हो सकता है। अगर तो ये मटेरियल सॉलिड है तो इसको हम बोलेंगे कि फेगोसाइटोसिस हो रही है, अगर तो कोई लिक्विड मटेरियल अंदर जा रहा है तो हम बोलेंगे कि पिनोसाइटोसिस हो रही है। ठीक है, ये टर्म्स आपने याद रखने हैं। इसी तरह जब हमारे पास एक्सोसाइटोसिस होती है, इसका मतलब होता है कि एग्जिट करना, चीजों को बाहर निकालना। तो अगेन ये हमारे पास एक सेल है और ये रेड कलर का वो मटेरियल है जो कि क्या होना चाह रहा है, जो कि बाहर निकलना चाह रहा है, और ये एग्जिट होता है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखे हैं, ये भी आपने जो है वो जाना जरूरी है। अब देखिए मैंने आपके बुक की ना एक लाइन भी नहीं छोड़ी, मतलब कि जितना डिटेल में हो सका है उतना मैंने आपको जो है वो इसमें पढ़ाया है, ताकि अगर कोई एमडी गेट का बच्चा भी इसको अगर देख रहा है तो उसको भी ये उसके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित होगा, उसको भी ये फायदा देगा। ठीक है,
तो कोलेस्ट्रॉल के हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं। एक हमने ये लिखा है कि मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी विद रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का एक यहाँ पे ये काम है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लूइडिटी है, ठीक है, उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखेगा विद द रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी रेंज में तब्दील भी होता है तो भी उसको क्या कर देगा, उसकी उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। कौन? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल खुद क्या होता है, हम पीछे पढ़ के आए कि कोलेस्ट्रॉल खुद लिपिड होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के लिपिड होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरोइड, स्टीरोल हम पीछे पढ़ के आए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका ये कह रहा है प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द प्रोटॉन एंड सोडियम आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब कुछ ऐसी चीजें मैंने कहा था कि होंगी जो कि अंदर नहीं जा सकती, जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन और सोडियम के जो आयन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा, तो उनको जो प्रिवेंट करके रखता है, उनको जो रोक के रखता है, वो कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लास्ट और सबसे छोटा हमारे पास टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एज सेल सरफेस मार्कर्स, ठीक है। अब देखिए सेल की जो सरफेस होती है ना, वहाँ पे ये दो तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को हम सरफेस मार्कर्स क्यों कहते हैं, इनका क्या रोल है, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट इन दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में कि ये फैसिलिटेट करवाते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी एक सेल की दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको ये फैसिलिटेट करवाती हैं। दूसरी क्या है? एडहीजन टू फॉर्म टिश्यू, जब बहुत सारे सेल्स एक जैसे होते हैं तो उनको आपस में ऐड करवाना और ऐड करवा के टिश्यू बनवाना, उसमें भी ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सेल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स तब करेगा जब बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो वहां पे उन उन उस वक्त जो है उन सेल्स को पहचानना भी हमारे पास ये भी रोल होता है इसका, ठीक है। हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एक रिसेप्टर के तौर पे भी काम करते हैं। कब काम करते हैं? जब कोई वायरस या दूसरा पैथोजन आ गया, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस आ गया या कोई भी दूसरा पैथोजन आ गया जो बॉडी में नुकसान देने या बीमारी करने आया है, तो उसको महसूस करने वाले कुछ जो सेल होते हैं ना, उन सेल को हम कहते हैं रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर का भी काम करते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि आरबीसी, देखो ये पूरा का पूरा क्या है? आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, इसकी सरफेस पे एक ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ होता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी की सरफेस पे लगा होता है, ये क्या करता है? अलग अलग तरह के जो हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं उसको डिटरमाइन करता है। हमें पता है कि हमारे पास टोटल 8 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के। एक होता है ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे वो कहता है कि एक ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीजों का जिक्र हुआ है। अभी जो मैंने आरबीसी की बात की, अभी आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है वो क्या करेगा? ब्लड ग्रुप के बारे में बताएगा। लेकिन आरबीसी के ऊपर एक ग्लाइकोलिपिड भी लगा हुआ होता है जो कि किस में हेल्प करता है? ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में, यानी एक बंदे का ब्लड अगर दूसरे को लग रहा है तो उसके अंदर ये ग्लाइक ग्लाइकोलिपिड क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है? दे फॉर्म एबी एंटीजन, और ये हमारे पास जो एबी एंटीजन होता है ब्लड का, वो भी हमारे पास बनवाते हैं, ठीक है। सो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या एमडी गेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को जो है वो इससे फ़ायदा हो सके। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।